तो हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं से ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि संख्या 0.32 पे रेखरीन अर्थात बार दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 8/25, 29/90, 32/99 और ऑप्शन डी में दिया गया है 32/199। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 60 के जैसा बोला गया है कि संख्या 23.43 पे रेखरीन अर्थात बार दिया गया है, इसे P/Q के रूप में लिखिए। तो दोस्तों, P/Q के रूप में लिखने का आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है कि माना कि x बराबर ये कितना है, तो 23.43 दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये समीकरण 1 बन जाता है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है कि दोनों ओर यानी x में भी और यहाँ पे 23.43 में भी 100 से गुना करने पे दोनों में हम लोग 100 से गुना कर लेंगे और जो हमें संख्या की प्राप्ति होगी वो समीकरण 1 में से हम लोग हटा लेंगे और इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो x का मान आएगा 2320/99, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 62 को देख लीजिए। क्वेश्चन 62 में बोला गया है कि 0.001 को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आसान ट्रिक जान लीजिए। देखिए, दशमलव के बाद में आपका 3 संख्या है और यहाँ पे 1 पे रखनी है, तो 1 को सेम टू सेम लिख दीजिए। दशमलव के बाद में 3 संख्या होने के कारण 1 के नीचे आप 3 9 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सही जवाब आने वाला है वो 1/999 आने वाला है। तो दोस्तों, 1/999 आपका ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 63 को देख लीजिए। क्वेश्चन 63 में बोला गया है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या जिसे 1/3 से गुना करने पर इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार जो है वो दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाएगा। तो वह संख्या कौन है? बहुत सिंपल है, तो वह संख्या 3/10 होगा। दोस्तों, सबसे छोटी परिमेय संख्या 3/10 यहाँ पे इसलिए होगा, इसमें 1/3 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाएगा। आइए इसको हम चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3/10 दिया गया है, अगर इसमें हम 1/3 से गुना कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है 3 से 3 कट जाएगा तो 1/10 बचेगा और 1/10 का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देख लीजिए। क्वेश्चन 64 में बोला गया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1440 दिख रहा है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से लगाइएगा तो ये 720 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 से लगा दीजिएगा। इस तरीके से 2 से लगाने के बाद जो आपका अधिकतम घात आता है 2 का, वो कितना आता है? तो वो 5 आता है। इस प्रकार से आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इतना ही आपको 2 का उसमें घातांक मिलते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 5। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा।
तो इसके लिए भी आपको 625 का भाग गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए 625, इसमें 5 लगाइएगा तो किस प्रकार से होगा, तो 125 में तय कट जाएगा। फिर से 5 लगाइएगा तो ये 25 हो जाएगा, और फिर से 5 लगाइएगा तो ये 5 या 25 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 के अधिकतम घात कितना आया है, तो 1 2 3 4 आया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देख लीजिए। क्वेश्चन 66 में बोला जा रहा है कि 2 का क्यूब गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4 गुने 7 में क्रमागत शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्रमागत शून्यकों की संख्या हम सभी को बताना होगा, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रमागत की बात करते हैं तो क्रमानुसार 3 शून्यकों की संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 को देख लीजिए। बोला गया है कि भाज बराबर डॉट डॉट गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। आप सभी अगर एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका आप सभी को मालूम हो गया होगा, तो वहाँ पे आप एक फार्मूला का यूज़ करते होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, जिसे हम लोग मौसा अर्थात एचसीएफ निकालते हैं, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी कहा जाता है, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसीलिए खाली स्थान पे यहाँ पे भाजक भरा जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 68 में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डॉट डॉट विधि भी कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कलन विधि। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देख लीजिए। यहाँ पे 69 में बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्वेश्चन 69 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मौसा। उसके बाद में बोला गया है क्वेश्चन 70 के माध्यम से कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल में क्यू बराबर 0 कब होगा। यहाँ पे क्यू का जो मान है वो 0 कब होगा, तो यहाँ इसके लिए क्या होगा कि जब भी बी का जो मान होगा ना वो ए का मान से यदि बड़ा होगा तब क्यू का मान 0 के मान के बराबर होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 कब होगा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जब बी ए को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है आर का जो मान होगा यानी शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 काफ़ी सिंपल है, उम्मीद है आप सभी इसको तो बना ही सकते हैं। बोला गया है 0.23 पेरेक्रीन है, उसके बाद में 0.22 पेरेक्रीन है, दोनों को ऐड करना है यानी जोड़ना है। तो देख लीजिए 2 3 कितना होता है, तो 5 होता है, 2 कितना होता है, 4 होता है, 0.0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, इस पेरेक्रीन लगा दीजिए, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब 0.45 पेरेक्रीन आ जाएगा। तो 0.45 पेरेक्रीन ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला गया है कि ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं क्योंकि इनका मौसा क्या होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ए और बी को हम लोग सअभाज्य संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है। ए को कैसे गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने ए हो जाएगा, बी को कैसे कीजिएगा तो 1 गुने बी हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन 1 मिलने के कारण इसका एचसीएफ 1 आता है, इसीलिए हम लोग ए और बी को सअभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पे उसका आंसर कितना आता है, आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। जब इसका मौसा ज्ञात करते हैं तो 3 एकम 3 ये 2 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 2 एकम 2 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 एकम 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका एचसीएफ 1 आ रहा है।
अब यही 3 और 5 ही नहीं बल्कि अगर आप 11 और 13 में भी ज्ञात कीजिएगा, दो ये लगातार अभाज्य संख्या है, तो ये एक मरतबे लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 में से 11 घटाते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका 11 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1, ये 2 हो जाएगा और 2 मरतबे कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जब भी हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में मौसा अर्थात एचसीएफ का जो मान आता है ना वो 1 आता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 75 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 25 है। दो संख्या है जिसका मौसा अर्थात एचसीएफ जो है वो 25 है और लसा अर्थात एलसीएम 50 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आप सभी को सूत्र के माध्यम से पहले वाले पार्ट में बता दिए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है मसा गुने लसा यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला को यूज करने वाले हैं कि मसा गुने होता है लस। तो देख लीजिए मसा का जो मान क्वेश्चन में दिया गया है ना वो 25 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 25 लिखिएगा। लसा का मान यहाँ पे 50 दिया गया है तो आप यहाँ पे 50 लिखिएगा। और फाइनली 25 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 125 होता है। एक शून्य यहाँ पे है तो यहाँ पे लाकर बैठा दीजिए, तो आपका सही जवाब 1250 आ जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी देखेंगे तो 1250 देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल में बोला गया है कि दो संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एचसीएम का गुणनफल क्या होगा? वही सवाल तो पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन 75 का भी क्या हो जाएगा? 25 में 50 से गुणा करके देख लीजिए, 1250 आएगा। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसी प्रकार से आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो दिया गया 77 में कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुने ए बी का लस निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक है उसके लिए ए और बी के लिए जो है मौसा गुने ए बी का लसा की बात करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है और दो संख्या कौन है? तो ए बी है। अतः हम कह सकते हैं कि ए गुने बी होगा। यही फार्मूला के माध्यम से तो हम लोग मौसा और लसा का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल में भी 78 में बोल दिया गया है कि दो अभाज्य संख्या ए बी का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो हमेशा याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या ए बी दिया गया हो उसका लसा पूछा जाए या मसा पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ए गुने बी आएगा। अतः इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ए गुने बी। उसके बाद में क्वेश्चन 79 को देख लीजिए कि दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का मसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो हम अभी आप सभी को बता दिए हैं कि दो अभाज्य संख्या का अगर मौसा हमेशा जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या आता है? तो 1 आता है। तो ए बी को भी ज्ञात कीजिएगा तो 1 गुने ए हो जाएगा, बी को ज्ञात कीजिएगा तो 1 गुने बी हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन मिलता है उसे हम लोग एचसीएफ अर्थात मौसा कहते हैं। तो दोनों में एक कॉमन मिलने के कारण यहाँ पे सही जवाब 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 में बोला गया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? यहाँ पे दो क्रमिक सम संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करके आप सभी को बताना होगा कि आखिर इसका एचसीएफ होता क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिर ये सम संख्या होते क्या हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती हो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती हो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लगातार, क्रमिक का मतलब होता है कि क्रमानुसार यानी 2 लगातार सम संख्या लेना है। तो 2 लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा? जब मान लेते हैं 4 है और 6 है, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ किस प्रकार से आता है। 2 और 4 लेते हैं तो 2 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 1, 4 को कैसे करेंगे तो 2 दूनी 4, दोनों में मिल रहा है 2, इसीलिए इसका एचसीएफ हमारा 2 होगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं हम 10 ले लेते और 12 ले लेते तो कैसे करते? 2 पचे 10 कर देते और 2 छक 12 कर देते, तो इसमें भी हमारा एचसीएफ कितना आता? तो 2 आता। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हम दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा दोस्तों? तो 2 आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। तो है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को
क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के केवल 20 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन बता पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सभी का PDF डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट में विजिट कीजिए www.questionforexam.com, और इन सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से भी आप जाके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे से भी PDF आप ले सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।